हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम का 27 फरवरी की शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 14 है, टोटल 24 सेट हमें डिस्कस करने। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। यहाँ पे बाकी सारे एग्जाम्स के अपडेट भी मिल जाएंगे, एसएससी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है। देखो अभी कैंडिडेट का ना जो टेलीग्राम पे कमेंट आया था, क्योंकि मैं हर किसी का कमेंट देखता हूँ, वहाँ पे वही बोल रहा था कि अभी जैसे कि जो सीआरपीएफ के अपने क्वेश्चंस हैं इनको मैं बंद करवा के बाकी प्रीवियस ईयर के एसएससी के करवाऊँ। देखो प्रीवियस ईयर के एसएससी के तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं आपको बोलता रहता हूँ, और मैंने जब से स्टार्ट किया है उसके बाद मैंने सारे करवाए, लेकिन उससे जो पुराने सालों के अभी मैं करवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं निकल पाता है। ठीक है। और ये जो सीआरपीएफ एससीएम का एग्जाम है इसके रिगार्डिंग ना बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, लगभग 2 महीने तक ना इस पे कमेंट पूरा मतलब कमेंट सेक्शन सिर्फ इन्हीं से भरा था, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। और ये पेपर अपना सेम एजेंसी टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है, और टीसीएस जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो एसएससी के लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी के एग्जाम में वैसे क्वेश्चन एसएससी में आएंगे, बाकी अदर एग्जाम्स के भी आ सकते हैं, सेम वेंडर कंडक्ट करवा रहा है। तो हाँ ये है कि क्वेश्चंस जो सारे के सारे क्वेश्चंस है उनका लेवल हो सकता है कि इतना अपना हो, लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चंस कुछ शिफ्टों में एक एक दो दो करके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कंटेनर है जिसमें 40 लीटर क्या है, सिरप है। बोल रहा है कि 4 लीटर इसमें से निकाला जाता है और इसको रिप्लेस किया जाता है वाटर से, पानी से। एंड सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस। और ये जो सेम प्रोसेस है इसको रिपीट किया जाता है 3 बार। इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ ऐसे सवाल ना भी आपका सीजीएल में भी पूछा था, शायद प्री में पूछा था जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, प्री में नहीं, शायद मेंस में ही पूछा था 22 में। 40 लीटर का अपने पास मिक्सचर है ना। आप क्या देखोगे, जो हम इसमें से मिक्सचर निकाल रहे हैं ना वो कितना है, बेसिकली मिक्सचर नहीं है, स्टार्टिंग में तो अपने पास प्योर क्या है, कंसंट्रेटेड सिरप है। ठीक है, तो 40 लीटर है ये, और इसमें से 4 लीटर निकाल रहे हैं, तो निकाला गया पार्ट कितना है, 4/40, यानी 1/10 पार्ट निकाल रहे हैं। जब आप 10 में से 1 पार्ट निकालोगे तो जो बचेगा कितना, 9/10। तो जो टोटल फाइनल जो मिक्सचर निकलता है ना वो यहाँ पे इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे बोला है कि जो ये 4 लीटर निकाल रहे हैं इसको हर बार हम पानी से बदल रहे हैं, और ये सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस, इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल में अपना था 40, फिर क्या हुआ, हमने 9/10 निकाल दिया, ये एक बार हो गया, फिर 9/10 निकाल दिया, ये 2 बार हो गया, फिर 9/10 निकाल दिया, ये तीसरी बार हो गया। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला था कि पहले हमने 4 लीटर निकाला और पानी से बदल दिया, और जो सेम प्रोसेस है इसको आगे फॉलो किया जाता है थ्राइस, मतलब पहले प्रोसेस के ना बाद बार 3 बार कर रहे हैं, तो ये गलती मत कर देना आप, यानी टोटल 4 बार हो जाएगा, तो 9/10 एक बार और आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको। देखो 10 से मैं इसको काट दूंगा 4 टाइम। ठीक है, अब इस वाले 10 को रहने देता हूँ। देखो ये 9 × 9 81, और ये 9 × 9 81, यानी एक तो आएगा यहाँ पे 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का 01, 8 का 64, और 8 एकम 8, 8 × 1 मतलब 8, और 8 का डबल 16, तो ये कितना आ जाएगा 1656, 6561 आ जाएगा। जो 81 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 6561। 6561 को किससे मल्टीप्लाई करना रह रहा है, 4 से, और डिवाइड करेंगे कितने यहाँ पे 1000 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, फिर उसके बाद 4 6 की 24, 2 असिल, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 असिल, 4 6 की 24 और 2 26, और भाग लगेगा 1000 से, यानी 3 के बाद पॉइंट, यानी 26.24। इतना लीटर क्या आ गया अपना यहाँ पे। ये जो 26.24 आया है ये क्या है, फाइनल जो अपने पास सिरप है उसकी क्वांटिटी है, लेकिन जो डाटा है ना वो परसेंटेज में पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो पहले था 40, ठीक है, पहले 40 था, 40 लीटर था, अभी हो गया है 26 पॉइंट ये, तो ये परसेंटेज में देख लो कितना है ओरिजिनल, यानी जो इनिशियल था उसका, तो कितना हो जाएगा। ये कहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इधर का सॉल्व कर देता हूँ। ये है 26.244, ओरिजिनल मिक्सचर कितना था 40, तो ये 40 का निकालना है कि कितना परसेंटेज है। परसेंटेज के लिए 100, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे तो इसको ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 तो एक आएगा, प्लस 65 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। और ये एग्जैक्ट ही बता देता हूँ कितना आएगा मैं, ये 65 तो ये आ गया, प्लस 5 दूनी 10, असिलाई 1, 5 दूनी 10 और 11, असिलाई 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 3 के बाद पॉइंट है, यानी 65.610। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ 2 डिजिट लिए हैं, तो ये ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पहले भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, लाइट हाउस से रिलेटेड मतलब इस तरह का सेम सवाल पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि एक लाइट हाउस के टॉप से
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई, जो लाइट हाउस है वो 100 मीटर ऊंचा है। बोल रहे कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण हमें दे रखा है दो शिप्स का जो अपोजिट साइड में है एक दूसरे के। ठीक है, सेम सवाल आया था उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ये अपने पास कौन कौन से एंगल है, देखो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है इसकी हम बात करते हैं। लेकिन ये वाला जो एंगल है और यहाँ पे जैसे आप इस बेस पे ले रहे हो तो ये वाला एंगल, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो एक एंगल अपना है 45 डिग्री और दूसरा है अपने पास 30 डिग्री, किसी को भी किधर मान सकते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसकी हाइट अपने पास 100 मीटर है। हमसे पूछिए कि दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें क्या बतानी है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बतानी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 30 के केस में ये 1 होता है और ये √3 होता है, 45 के केस में 1 होता है, ये भी 1 होता है, यानी 1 1 है तो सेम ही हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 100 मीटर आ गई। सवाल में हमसे पूछा है ये वाली दूरी, देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और उसमें एक और जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2.732। ये पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये जो 100 है इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा। एग्जैक्ट तो ये आएगा 273.2, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 डिजिट यूज किए हैं तो इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3, DI का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अपना एक चार्ट गिवन है जिसमें ABC 3 अलग अलग क्या है कंपनी है। सवाल में क्या पूछा है वो देखते हैं। पूछ रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सम ऑफ प्रोडक्शन इन A इन 2018, B इन 2017 टू द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C इन 2018 एंड A इन 2016। यहाँ पे परसेंटेज निकलवा रहा है किस किस का, A का 2018 में। देखो ये 2016 है, ये 17 है, ये 18 है। पहले वाली कंपनी A है, दूसरी B है, तीसरी C है। तो एक तो हमें निकालना है A का 2018 में यानी ये वाला डाटा लेना है, और B का 2017 में, 2017 ये रहा, और B वाला है सेकंड वाला ये वाला, इसका परसेंटेज टू द सम ऑफ। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 390 और 314, ये दोनों ऐड करेंगे तो 4 और अपने पास 1 और 9 10, फिर 1 असल 3 3 4 704 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये जो 704 है ये वाला, इसका परसेंटेज निकालना है किस किस के सम से। C का 2018 में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो C अपना ये हो गया 2018 में, C वाला है यानी ये वाला, और A का 2016 में, A का 2016 में यानी ये वाला। तो ये अपना 704 है और ये कितना है, ये एक तो 234 लिखा है और एक है 248। तो सॉल्व करेंगे तो 8 4 12, 1 असेल, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 और 2 4, 482। तो बोल रहा है कि जो 704 है वो 482 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो एक चीज तो पता है कि 100 से बड़ा आंसर आएगा, ठीक है, वो तो, लेकिन सारे ऑप्शन 100 से बड़े। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ना आप दिमाग यूज करोगे ना तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका जस्ट डबल करता हूँ तो डबल करूंगा तो काफी ज्यादा चले जाएगा 800 समथिंग, लेकिन यहाँ पे इतना तो समझ आ रहा है ना, लगभग ये 1.5 गुना के आसपास है ये। क्योंकि देखो 482 का 1.5 गुना मतलब कितना होता है 3/2, 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 241 और इसका 3 गुना, 3 एकम 3, 3 चौके 12 से लाइक 3 दूनी 6 और 723 है। यानी इसका जब 1.5 गुना कर रहा हूँ, 1.5 मतलब 150%, इसका 150% है वो 723 होता है। तो और ये है 704, तो 150% से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा, ये तो हमें पता है। इतना कम तो आएगा नहीं कि यहाँ पे चले जाए, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो कितना कम था ये, उसमें डिवाइड कर दो 482 का, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिक से आप डिवाइड करके सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एनुअल पेमेंट बताना है। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपीज ड्यू इन 4 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्या बोल रहा है कि जो 3,225 रुपए का कोई कर्ज है, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक एनुअल इंस्टॉलमेंट, कितनी एक एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी जो 3,225 रुपए का कर्ज है उसको 4 साल में चुकाएगी और रेट है 5% पर एनम। देखो काफी बढ़िया सवाल है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट की जो अपने पास इंस्टॉलमेंट होती है उसमें प्रॉब्लम होती है काफी लोगों को। मैं मान रहा हूँ कि जो इंस्टॉलमेंट है ना, 4 इंस्टॉलमेंट की बात हो रहा है क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। यहाँ पे बेसिकली इंस्टॉलमेंट वर्ड लिखा नहीं है पर यहाँ पे यही बोल रहा है। हिंदी में एग्जैक्ट इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि एक ईयरली इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है जो 3,225 रुपए के अमाउंट को 4 ईयर में चुकता करेगी 5% के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ईच इंस्टॉलमेंट है 100, ठीक है, अब दूसरी भी 100, तीसरी भी 100 और चौथी भी 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। तो यहाँ पे देखो
इसका कितना साल का ब्याज लगेगा, 1 2 3, तो ये 400 तो अपना होगा, ये मैं निकाल रहा हूँ अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट 400 तो होगा क्योंकि 100 के इंस्टॉलमेंट माने तो 400 तो होगा, लेकिन इस पे कुछ ब्याज और मिलेगा। अब ब्याज क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पहले वाले पे मिलेगा 1 2 और 3 साल का, तो 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 15। फिर ऐसे ही जो सेकंड वाली है इस पे 1 साल कम का मिल जाएगा यानी 10 का, ठीक है, 2 साल का मिलेगा मतलब 10। फिर इस वाले पे ब्याज मिलेगा तो 5, ठीक है, तो ये अपना मिल जाएगा। लास्ट वाले पे तो कोई ब्याज मिलेगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा 15 और 5 20, 20 और 10 30 यानी 430, ठीक है, 430 यूनिट है। सवाल में ये जो 430 है ना, इसकी वैल्यू है 3225 रुपये। हमें वैल्यू चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो वैसे देख रहे हो तो आप 4 8 32 यानी 800 से तो छोटा आंसर आएगा, क्योंकि 400 का ही 8 गुणा 32 होता है, तो छोटा आंसर आएगा 800 से। कितने ऐसे ऑप्शन है जो 800 से छोटे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट निकालने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये 400 का जब 8 गुणा करते हैं तो 3200 आता है, लेकिन ये इसका 30 का 8 गुणा 240 यानी 3200 से कहीं ज्यादा जाएगा 8 गुना करने पर, ठीक है। तो आंसर अपना लेस देन 800 आएगा। लेस देन 800 सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एग्जैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहो तो आप कर लेना, ये इससे काट लो फिर 100 की वैल्यू निकालते, लेकिन उस सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब जरूरत हो तो ही करना है। बोल रहा है कि एक्सप्रेस 0.36% एज रेशियो, 0.36% को हमें रेशियो में निकालना है। तो परसेंटेज को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, ठीक है। अब इसका पॉइंट और हटाएंगे तो 2 0 नीचे और आ जाएंगे, काट लो, 4 से कट जाएगा 9 टाइम और 4 से कट जाएगा ये 25 टाइम और ये डबल 0 और, तो 9/2500 आ जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई आर्टिकल है जिसकी प्राइस हम जब घटा रहे हैं कितनी 6%, तो प्राइस 1551 हो जाती है, और अगर ओरिजिनल प्राइस को 5% बढ़ाएं तो वैल्यू क्या होगी। देखो मान लो कि ओरिजिनल प्राइस अपने पास 100 था या 100% था, इसको क्या किया हमने 6% डिक्रीज किया है, तो कितना हो गया 94। इस 94 की वैल्यू सवाल में है 1551 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर ओरिजिनल प्राइस को मैं 5% बढ़ा दूं यानी 105 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इतना तो पता है कि आंसर 1551 से बड़ा आएगा, सारा ऑप्शन ही 1551 से बड़ा है, और काफी थोड़े क्लोज भी है ऑप्शन, इतने क्लोज नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। देखो 94 से ही काट रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 94 से काटूंगा तो 155 में भाग जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। तो बेसिकली अपन को वैल्यू 105 की चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 1551 बटे 94 इंटू 105, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको काट के देखते हैं कुछ कटेगा क्या, यहाँ पे 47 से कट जाएगा क्या, ये नहीं, 47 से देखो 94 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम भाग जाएगा, बचेगा 6 यहाँ से और 55 यहाँ से, 61 बचेगा। और अब क्या उतारेंगे हम यहाँ पे 1, तो 611 हो गया। अगर 100 होता तो भी 6 टाइम भाग जाएगा, तो 6 टाइम तो जाएगा, और जब 6 टाइम भाग दूंगा तो 600 से कितना कम आएगा, क्योंकि 6 ज्यादा से गुणा किया गया है 6 टाइम, तो 36 कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा, 36 तो ये और 11 ये, 47 बचे ना। और अब हमें 47 में डिवाइड करना है किसका, 94 का, तो 0.5 टाइम चले जाएगा यानी ये बचेगा 16.5, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 105 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16.5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 33/2 लिख सकता हूँ ना, इंटू 105। तो 33 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, देखो 33 पंजे कितने हो जाएंगे, 150 और 15 165, आगे 0 है तो 6 और उतर जाएगा, 1 कैरी, 33 से कम 33, 33 और 1 34, 3465 को 2 से डिवाइड करना है, 3400 का आधा 1700 हो जाएगा, और 65 का आधा 32.5, तो 1732.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। बस सिंपल सा सवाल था, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट अपना जो सवाल है, यहाँ पे बोला गया कि एक पाइप ए है जो 12 घंटे में किसी टैंक को फिल कर रहा है, जबकि पाइप बी 18 घंटे में फिल करता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यहाँ पे एक लीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फिल करने का टाइम है ना वो 48 मिनट बढ़ जा रहा है, ठीक है। मतलब इस जो अपना हॉल टंकी थी ना, उसमें एक हॉल था जिससे 48 मिनट एक्स्ट्रा लगे। तो हमसे पूछा है कि अगर वो लीक है, कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। देखो ए और बी हमारे पास 2 पाइप है, ये 12 घंटे में फिल करता है, 18 में ये करता है, एलसीएम आएगा 36, 12 36 और 18 दूनी 36, यानी अगर कोई लीक नहीं होता तो ए और बी कितने टाइम में फिल कर देते, 36/3 और 2 5 आवर में, इतने में फिल कर देते। लेकिन 48 मिनट एक्स्ट्रा और लगे, 48 मिनट को मैं कह सकता हूँ 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, यानी 4/5 आवर और एक्स्ट्रा लगे।
तो टोटल कितना टाइम लगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, 36 और 4 40, 40/5 यानी 8 आवर लगे हैं। ये 8 आवर लगे। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है ए और बी को, कितने घंटे, 4/5 आवर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए और बी 4/5 आवर में कितना फिल करेंगे, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 4 यूनिट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 यूनिट खाली कर पाया है, ये जो 4 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों भरा है हमने, क्योंकि हॉल ने खाली किया है। कितने टाइम में, 8 घंटे में। तो 8 घंटे में ये 4 यूनिट खाली करता है, हमें करवाना है पूरा टैंक खाली, यानी 36 यूनिट। तो इसको 36 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 36 यूनिट हो जाएगा। 36 यूनिट को इम्पिटी करने में यहाँ पे भी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, कितना टाइम लगेगा, 72 आवर या 72 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, काफी अपना इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन अलोंग मिडिल ऑफ ए सिलेंडर। ये अपना एक सिलेंडर हो गया, बेलन हो गया, जिसमें वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर के मिड में से एक क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से कट लगा रहे हैं। और जो ये सिलेंडर है, इसकी बोला है कि हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो बेस की रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो बेसिकली ये 3D फिगर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ले लिया, क्योंकि 3D फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने गूगल से ही उठा लिए। ठीक है, अब देखो जब आप इसमें कट लगाओगे ना, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी, और जो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये वाला। ठीक है, ये जो अपना बनेगा ना, ये पार्ट, इसको बोलते हैं अपन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर इसकी रेडियस 7 थी तो कंप्लीट ये क्या हो जाएगा, 14, और इसकी हाइट 15 थी तो ये 15 हो जाएगा। बेसिकली जब इसमें आप क्रॉस सेक्शन लगाओगे ना, तो ऑलवेज क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, एक आयत बनता है। ठीक है, सिलेंडर में जब आप इस तरीके से कट लगाओगे तो रेक्टेंगल बनेगा, और हमने एरिया फाइंड करना है, यानी बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 × 14, तो 15 जाएंगे 150 और 15 चौके 60, तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान और काफी बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, पूछ रहा है कि फाइंड एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ दिस। क्या करना है, फाइंड एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ दिस। मतलब ये बोल रहा है कि एलसीएम हमें फाइंड करना है कब, जब इन सबको हम एचसीएफ से डिवाइड करें। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है सवाल की। तो सबसे पहले तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है इन नंबर्स का। नंबर क्या है अपने, 405, 648 और अपने पास 486। एक है 405, फिर है अपने पास 648 और फिर है 486। ठीक है, किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको जो एचसीएफ निकालने के काफी सारे तरीके बताए, उनमें से एक तरीका ये भी मैंने बताया कि हर एक दो नंबर को लो और उनका गैप लो, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, कोई भी 2 नंबर का या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। इन दोनों का गैप लेते हैं। 8 - 5 3, 4 - 0 4, 6 - 4 2, 243। फिर इन दोनों का गैप लेते हैं, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। 8 - 6 2, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी। 6 में से 5 गया तो 162। फिर पहले और लास्ट वाले को, तो 486 में से 405 जाएगा तो 81 आ गया। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इरेज नहीं हो रहा है। तो ये 81 आ गया अपने पास। ठीक है, 81 आ गया। अब 81 को देख के मुझे समझ आ रहा है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि 9 इसका क्या हो अपना 81 थी, नहीं 9 नहीं सॉरी 81 इनका 81 इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये 81 × 3 है, ये क्या है 81 × 2 है, और ये अपने आप में 81 है, यानी एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा अपना 81 आ गया। तो हमें फाइंड करना है एलसीएम, लेकिन कब, जब उसको हम एचसीएफ से डिवाइड करें उसके बाद, यानी 405 को आप डिवाइड करोगे एचसीएफ 81 से और फिर इनका एलसीएम फाइंड करना है। 648 को आप डिवाइड करोगे एचसीएफ से, फिर एलसीएम फाइंड करना है। 486 को डिवाइड करोगे एचसीएफ से, और अब इनका हमें फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, इनका तो ये कितना हो जाएगा अपना 8 6 के 48, ज़्यादा हो जाएंगे तो ये अपना जाएगा 5 टाइम, और ये कितना आएगा 8 6 के 48, ये आ जाएगा 6। ये कितना आएगा 8 6 की, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ की है क्या, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मैंने गलत लिख दिया। 8 8 8 64 होते हैं, ये 8 टाइम जाएगा डिवाइड, और ये है 8 6 के 48, ये 6, यानी हमें एलसीएम क्या हो रहा है यार, ये कुछ भी पता नहीं क्या सब इमेजेस बन रही हैं। 5 8 और ये है 6, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। 5 और 5 8 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 5 और 6 का हो जाएगा 30, है ना। तो और 30 और 8 का, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 15, और इसको लिख सकता हूँ मैं 4 × 2। तो एलसीएम में 2 तो आएगा। वैसे देखो 30 और 8 का डायरेक्ट समझ आ रहा है यार, 120 हो जाएगा। 30 चौके 120, 15 × 120, तो 120 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्योंकि पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना था, फिर डिवाइड करना था और फिर निकालना था। ठीक है, तो आई होप सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं।
देखो नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे बोल रहा है कि कविता और विनीता है किसी काम को 25 और 20 दिन में फिनिश कर सकती है, लेकिन सरिता की हेल्प से ये काम को 6 सही 18/47 दिन में कर सकती हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर कविता एंड सरिता टू फिनिश द वर्क। तो कविता और सरिता कितने दिन लेंगे इस काम को खत्म करने में, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा अपना ये, तो पहले तो सबका एलसीएम ले लेते हैं हम। पहले हमारे पास थी कविता, कविता के बाद है विनीता, विनीता के बाद है अब तीनों, कविता विनीता सरिता, केवीएस बन गया, ठीक है। ये 25 दिन में करती है, ये 20 दिन में करती है, और ये कर रहे हैं 6 सही 18/47। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 6 7 42, 4 असील, 6 चौके 24 और 4 28, 282 और 18 300, 300/47 आएगा ये, ठीक है। ये आएगा 300/47। हमें इन सब का एलसीएम चाहिए, 25 और 20 का तो 100 हो जाएगा, और देखो जो डिवाइड में उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, 300 यानी तो इनका एलसीएम आ जाएगा 300, क्योंकि जो डिवाइड में वो तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो ये कितना टाइम कट जाएगा, 25 से कम 25, 5 असेल, ठीक है। फिर 25 दूनी 50, और ये कट जाएगा 15 टाइम, और ये 300 से 300 कट जाएगा, ये 47। हमसे बोला है कविता और सरिता कितने दिन लेंगे, यानी 300 अपन कविता और सरिता। अब देखो यहाँ पे एक तो हमें सरिता की इफिशियंसी चाहिए होगी, तीनों की मिला के इफिशियंसी 47 है, और कविता और ये विनीता इन दोनों के मिला के 15 और 12 27 है, यानी ये हो जाएगा 37 47 20। सरिता की इफिशियंसी है 20। सवाल में कविता और सरिता को एक साथ काम करवाना है, यानी कविता 12 सरिता 20, 20 और 12 32 से काम करवाना है, ठीक है। पहले तो 4 से कट जाएगा, ये 4 8 32, 4 7 28, बचेंगे 2, 4 5 20, 8 नाम 72, फिर बचेंगे 3, तो 9 3/8 आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 11। बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, 2 की पावर x + 1 इक्वल टू, ये है 8 की पावर समथिंग, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इससे ये मल्टीप्लाई में है 2x - 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये आ जाएगा। आपको पता है अगर दो यहाँ पे अपने दोनों के बेस सेम है तो घाते भी इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों को यहाँ पे बराबर कर देंगे हम, ठीक है। इधर 6x है, इधर x है, जब इधर आएगा तो ये 5x हो जाएगा, ये -9 इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, 1 + 9 10, तो x की वैल्यू 2 आ गई। सवाल में भी यही पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। बोल रहे हैं कि एक दुकानदार है जो दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, खरीदते समय वो 5% और बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करता है। देखो काफी लोगों को ना यही चीज क्लियर नहीं होती, काफी लोग पूछते रहते हैं कि खरीदते समय कैसे बेईमानी होती है। तो मान लो आप शॉपकीपर हो, आप जब खरीद के ला रहे हो तो क्या कर रहे हो, जैसे आप मान लो कोई चीज आपको 100 ग्राम लानी है, लेकिन 100 ग्राम ना लाके आप वहां पे एक्स्ट्रा ले आते हो, और बेचते समय आप कम देते हो, तो ऐसे होती है खरीदते और बेचते समय धोखाधड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वेट और प्राइस के रेशियो में भी थोड़ा पता होनी चाहिए चीजें, क्योंकि वेट और प्राइस के जस्ट रिवर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि बेचते समय क्या किया इसने, खरीदते समय 5% ज्यादा लाया। देखो 5% होता है अपना 1/20, यानी खरीद के लाना था 20 लेकिन खरीद के लाया 21, तो ये हो जाएगा सीपी से एसपी का रेशियो। एक तरीके से यही हो गया अपना कि 20 में सामान खरीद के लाया और 21 में बेच दिया, और बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करता है, ठीक है। तो बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करता है, यानी 10 की जगह ये 9 बेच रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 9 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमें पूछा है कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको अगर थोड़ा काटना चाहो तो 10 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 3 3 9 और 3 7 21, तो क्या आ जाएगा, ये 2 3 6 और इधर 7। 6 के सामान को अगर आप 7 में बेच रहे हो, 1 का लाभ कमा रहे हो, कितने पर, 6 पर। 1/6 वैसे तो 16 सही 2/3% होता है, जिसको 16.66 या 16.67 लिख सकते हो, लेकिन आंसर है इंटीजर में, तो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा अपना 17%, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 13। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज दिस एग्जैक्टली डिविजिबल। बोल रहा है कि मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो बाई ऑप्शन करेंगे, और तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। सवाल में 9 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 8 का रूल देखो, 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 14 ही डिविजिबल नहीं है, मतलब 4 से ही नहीं है, तो 8 से कहाँ होगा, क्योंकि 4 का रूल है लास्ट के 2 होने चाहिए, यानी नंबर 8 से तो नहीं है, तो ये तो खत्म। 9 भी आ रहा है तो सम ऑफ डिजिट करके देख लेते हैं, 2 और 4 6 6 6 12, 9 को तो हटा ही देते हैं, और 8 और 1 9 को हटा देते हैं, और ये कितना आया था अपने पास, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 9 से भी नहीं होता, यानी ये नंबर 9 से भी नहीं होगा। अपने पास 7 और 11 दो ही ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने से बढ़िया मैं 11 से चेक करता है एग्जाम में भी, क्यों, क्योंकि 7 का रूल भी होता है लेकिन वो लोगों को थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन 11 का रूल आसान है कि इवन और ऑड प्लेस पे नंबर है, उनका डिफरेंस है या तो 0 है 11 का मल्टीपल हो, तो डायरेक्ट डिफरेंस ले रहा हूं मैं, 4 - 2 2,
फिर 9 माइनस 6 3, लेकिन सेम ही डायरेक्शन में लेना है सबका, ठीक है। फिर आएगा 0 माइनस 8, तो ये हो जाएगा -8, फिर 4 माइनस 1 प्लस 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 माइनस 8 0 आ गया, 0 11 से डिविजिबल होता है, यानी नंबर अपना 11 से डिविजिबल हो जाएगा जब 3 ऑप्शन आपके हट गए, ठीक है। मतलब 3 ऑप्शन नहीं, ये वाला ही सही हो गया था। अगर आप 7 से चेक करते तो 7 से गलत हो जाता, फिर 11 सही हो जाता। तो कोई सा भी आप पहले ट्राई कर सकते हो, 7 से भी डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटा सा ही नंबर था। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जो टेम्परेचर ऑन ए लैंड इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। भूमि पर कोई 30 डिग्री मतलब टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है। आगे बोल रहे थे टेम्परेचर 300 मीटर अबव लैंड इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड। भूमि पर या सरफेस पर, लैंड पर, ठीक है, लैंड ये मान लो अर्थ पर अपना जो टेम्परेचर है वो सवाल में बोला है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थ से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये जो टेम्परेचर है ये कितना है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। सवाल में पूछा है कि फाइंड हाउ मच द टेम्परेचर डिक्रीज फॉर एवरी 100 मीटर अबो लैंड। तो बोला है कि हर एक 100 मीटर जब आप अबो जाओगे, जमीन से जब ऊपर जाओगे, तो कितना टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि आपको पता है घट तो रहा है भूमि पर 30 था, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी फिजिक्स तो आपने पढ़ी होगी या केमिस्ट्री जो भी है। तो देखो यहाँ पे जब अपन अर्थ पर थे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं 0 मीटर हाइट पर था तो टेम्परेचर 30 डिग्री था। अब कितना हो गया, ये 3000 बढ़ गया। 3000 अगर यहाँ पे बढ़ा, यानी मैं कह सकता हूँ जो हाइट बढ़ी है वो तो कितनी बढ़ी है, 3000 बढ़ी है, ठीक है। हाइट तो 3000 बढ़ी है, तो 3000 मीटर हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हुआ है, 30 से 12 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कितना घटा है टेम्परेचर, 18 डिग्री घटा है। 3000 मीटर बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है 18 डिग्री। सवाल में बोला है कि हर एक 100 मीटर बढ़ने पर कितना टेम्परेचर घटेगा। तो 100 मीटर का निकालना है, तो 100 मीटर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को भाग देना पड़ेगा किससे, 30 से, क्योंकि 30 से भाग देगा तो ये आ जाएगा, तो 18/30, तो आ जाएगा 6×3 18 और 6×5 30, तो 3/5 डिग्री घटेगा टेम्परेचर जब आप एवरी 100 मीटर अब हो जाओगे। ये भी बढ़िया सवाल मैं इसको कहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अपना क्वेश्चन है 15। बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 24,000 रुपए पर 12% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली फॉर 1.5 ईयर, ठीक है। 1.5 साल का अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सेमी एनुअली मतलब अपना ये हाफ ईयरली हमें निकालना है। देखो अब वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6 मंथ की अपने कितने साइकिल बनेंगी, 3 साइकिल बनेंगी, ठीक है। आपको पता है रेट पर एनम 12% है, लेकिन जब हाफ ईयरली की बात करते हैं तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 6%। तो 6% की अपन को 3 साइकिल निकालनी है। सीआई निकालने के 5 तरीके हैं, लगभग 5 या 6, सबका मैंने एक बेसिक वीडियो भी बना रखा है, चैनल पर जाओगे तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे जो मेथड लगा रहा हूँ वो अपना मैं लगा रहा हूँ गोल्डन रेशियो मेथड, ठीक है। ये गोल्डन रेशियो मेथड है, डायरेक्ट इससे अपना क्या निकल जाता है, सीआई निकल जाता है, गोल्डन रेशियो मेथड, ठीक है। अब क्या गोल्डन रेशियो मेथड है, ये जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है उनको पता ना हो, फिर उनको कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, मतलब रेशियो रटने पड़ेंगे, लेकिन रटो मत, आप कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। तो प्रिंसिपल है अपना 24,000, ठीक है। इस 24,000 पर जो रेट है 6%, तो 6% से जब मैं ब्याज निकालूंगा तो ये 2 0 कैंसिल, तो 0, 6 चौके 24, 2 असील, 6 दूनी 12, 2 14, 1440 आ गया। फिर जो ब्याज आया है ना इस पर वापस 6% हम निकालेंगे, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 144 गुणा 6, 6 चौके 24, 2 असील, 6 चौके 24 और 2 26, 2 असील, 6 कम 6 2 8 और 10 से भाग, यानी 86.4। फिर इस 86.4 का वापस 6% निकालेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौके 24, 2 असील, 6 6 36 और 2 38, 3 असील, 6 8 48 और 3 51। एक के बाद पॉइंट ऑलरेडी था, 100 से डिवाइड और करना है, यानी 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी ये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, ये आ जाएगा अपना। लेकिन इसमें ना गोल्डन रेशियो मेथड नाम में ही छिपा है रेशियो, तो ये बेसिकली 3 साल की बात हो गई, वैसे तो 6 मंथ की है पर एक तरीके से 3 साल ही है। तो 3 साल का गोल्डन रेशियो मेथड, रेशियो पता होना चाहिए, 331 होता है। कहाँ से आया कैसे आया वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। 14 थी 42 और 40 थी 120, यानी ये हो जाएगा 42 और 1 4320 तो हो गया अपना ये। और इसका 3 गुना, 3 चौके 12, 1 असील, 3 छके 18 और 1 19, 1 असील, 3 8 24 और 1 25 और पॉइंट आएगा एक के बाद, यानी यहाँ पे। और इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यही आ जाएगा। देखो अप्रोक्स में देखो अपने आंसर कितने, क्योंकि सारे ऑप्शंस में ना गैप तो है काफी। 4320 में 259 जोड़ लो, ठीक है। देखो इसका सम करेंगे हम तो टोटल ये कितना आएगा, 4320 तो ये है और 260 के लगभग है ये,
तो 4380 और 4480, 4580, 4580 से बड़ा ऑप्शन होना चाहिए। उस हिसाब से तो ये सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, क्योंकि सही भी कोई भी सही ऑप्शन तो इनमें है ही नहीं। 4580 और एक ज़्यादा जोड़ा था 0.8 और 5 और, यानी ये कितना आएगा 4504, 4584 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन ना अपने गलत ऑप्शन की बने यहाँ पे। एक बार खुद से ट्राई जरूर कर लेना, अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पिन कर दूंगा। बाकी मुझे कोई गलती लग नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काफ़ी बड़ा सा सवाल है दिखने में तो। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है वैसे। यहाँ पे हमसे बोला है कि दो ट्रेनें हैं जो लखनऊ से कोलकाता के लिए एक दूसरे की ओर चलती है। ठीक है, लखनऊ से कोलकाता के लिए, और दूसरी ट्रेन चलती है कोलकाता से लखनऊ। एक अपने लखनऊ टू कोलकाता, दूसरी कोलकाता टू लखनऊ। ठीक है, एक ही रूट पर एक साथ चलना आरंभ करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद ट्रेनें 8 घंटे और 10 घंटे लेती हैं। देखो, मान लो कहीं इस पॉइंट पर ये मिली, फिर क्या हुआ, यहाँ से मिलने के बाद ये ट्रेन यहाँ पे जाएगी कोलकाता, ये T1 टाइम लेगी, जिसमें सवाल में बोला है 8 घंटे। पहले जिसका नाम है ना उसको पहले लिखा जाता है, जैसे लखनऊ था तो लखनऊ वाली पहले पहुंची। यहाँ पे ये वाली ट्रेन जिसका मैं टाइम मान रहा हूँ कि T2, ये है 10 घंटे, इसको 10 घंटे लगे। और बोल रहा है कि यदि धीमे ट्रेन की चाल 180 है तो तेज की चाल निकालनी है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, कल परसों भी हमने एक सवाल किया था ऐसा, कि जब मीटिंग टाइम के बाद जो ये टाइम लेती है, इनमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ा बेसिक तो अभी नहीं बता सकता मैं, तो S1/S2 बराबर होता है √T2/T1। अब यहाँ पे क्या बोला है कि धीमे ट्रेन की चाल 180 है। धीमी ट्रेन कौन सी होगी? अब देखो, ये भी ना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। धीमी ट्रेन होगी जिसने ज्यादा टाइम लिया है, यानी सेकेंड ट्रेन जा रही है कोलकाता टू लखनऊ। तो S1 नहीं पता हमें, ठीक है, लेकिन S2 पता है कि S2 है 180। ये गलती मत कर देना कहीं S1 की जगह जल्दी जल्दी में रख दो। तो ये थोड़ा सा एक इसमें कह सकता हूँ मैं अच्छी चीज है। और T2 कितना है 10, और अपने पास T1 है 8। थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब यहाँ पे S1 चाहिए तो S1 के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो S1 स्क्वायर अपॉन 180 इंटू 180 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/4। 4 से ये कट जाएगा कितने टाइम? 45 टाइम। तो एक थोड़ी गंदी सी कैलकुलेशन आ गई, S1 स्क्वायर इक्वल टू, देखो 180 को पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 पंजे 90, यानी 900 गुणा 45 ये आएगा। ठीक है, 900 को मैं लिखूंगा 9 गुणा 100, क्योंकि 9 का अंडर रूट निकलता है, 100 का भी निकलता है। वैसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 900 का तो 30 ही हो जाएगा ना। S1 निकाल रहा हूँ, इसका तो हो जाएगा 30 इंटू, यहाँ पे 45 है, 45 को लिखूंगा 9 गुणा 5, तो 9 का तो 3 आ जाएगा। और अंडर रूट 5 लगभग कितना होता है? अंडर रूट 5 होता है अपना 1 पॉइंट नहीं होता, 4 का 2 होता है ना, कितना होता है √5 होता है 2.23 के अप्रोक्स होता है शायद, है ना। ये 2.23 के अप्रोक्स होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2.23 के अप्रोक्स से। तो देखो 30 3 90, ये 90 आ गया, 90 को मल्टीप्लाई करना है 2.23। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 90 का 2 गुना तो 180 हो जाएगा। कहाँ पे मल्टीप्लाई करो? इधर कर देता हूँ। देखो 90 से को 2 से करेंगे तो 180, प्लस एक्स्ट्रा क्या है 0.23 और है, जिसको किससे करना है अपन को? 90 से। 90 से करने का मतलब है कि एक पॉइंट इधर से रख जाएगा, तो ये 2.3 आ गया। ठीक है, इसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9 3 27, और अपने पास 2 असील, 9 दूनी 18 और 2 20, 20.7 आ गया। ये कितना आ गया? 20.7। दोनों को जोड़ूंगा तो ये 200.7 हो रहा है। ठीक है, देखो 200 से तो बड़ा ऑप्शन आएगा, ये तो है, लेकिन 201.6 आंसर आ रहा है। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये ना, इसको थोड़ा और आगे तक लेना चाहिए था मुझे √5 की वैल्यू को, क्योंकि देखो जब इसको थोड़ा सा आगे से लूंगा ना, क्योंकि ये 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ इससे थोड़ी माइनर सी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट थोड़ा मेरे को याद भी नहीं है कि कितनी है इसकी वैल्यू, लगभग इतना ही याद है कि 2.23 के आसपास होती है, लेकिन ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी हो, एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये था 180 और अपना 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 3 27 और 9 दूनी 18, 1.87। बोल रहे कि डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। इन दोनों के सम को डिवाइड करना है इनके डिफरेंस से। तो दोनों का सम करेंगे तो 5 और 2 7, प्लस ये है 5/12 और ये है 2/3। इसको डिवाइड करना है किससे? इनके डिफरेंस से। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये है 5/12, और माइनस का है 2/3। सॉल्व कर लो। इस 7 को तो अलग रहने देता हूँ, ये फिर एक काम करते हैं, इसको 12 बना सकता हूँ, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई।
अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे सिर्फ इन दोनों टर्म को, तो ये आ जाएगा 8 और 5 13, 13/12, फिर भी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो 12 ले लिया एलसीएम, 12 से 84 प्लस ये आ जाएगा 8 और 5 यहाँ से 13, ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, यहाँ पे भी सेम चीज है, वही 12 एलसीएम आएगा, तो 12 × 36 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, ये 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 84 और 3 87 और 10 97, 36 माइनस के 8 और प्लस का करना है 5, तो ओवरऑल 36 माइनस के 3 करना है यानी 33, 33 तिया कितने होते हैं अपने पास 99 होते हैं, तो 33 दूनी हो जाएगा 66, बचेंगे कितने 76 86 96 और 1 और 31, तो ये आएगा 2 सही 31/33, यानी ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला गया है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर वीक, एक वीक का में टेम्परेचर गिवन है मंडे से फ्राइडे का, इज नोटेड बी 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसका जो टेम्परेचर का एवरेज है वो है 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये अपना क्या है एवरेज है, एंड द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, ठीक है, चाहो तो इसका सम भी कर सकते हो, सम ही कर लेता हूँ मैं, ये 5 दिन का था ना, 5 से मल्टीप्लाई, फिर बोल रहा है कि ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यहाँ तक जो टेम्परेचर था एवरेज 30 था, 4 दिन गए तो 4 से मल्टीप्लाई, एंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 2 मोर देन फ्राइडे, मंडे का जो टेम्परेचर है फ्राइडे के टेम्परेचर से 2 डिग्री ज्यादा है। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैं माइनस कर दूं, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अपना, देखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मंडे ही बचेगा, 30 का 5 गुना 150 होता है और 5 का 0.2 से गुना यानी 1 और हो जाएगा, तो ये आएगा 151 माइनस 30 चौक 120, तो 31 आ गया मंडे का टेम्परेचर। सवाल में पूछा है कि टेम्परेचर बताना है फ्राइडे का, यहाँ से फ्राइडे की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, मंडे के टेम्परेचर में ये 2 इधर माइनस चले जाएगा, तो 31 माइनस 2 कितना आएगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ऑप्शन बी। एवरेज का कॉन्सेप्ट भी लगा के कर सकते थे पर ज्यादा कैलकुलेशन थी नहीं, इसलिए मैंने बेसिक से ही बता दिया। ए फादर इज थ्राइस हिज सन एज, एक फादर है और एक सन है, अपने सन का 3 गुना है फादर, 3 ईयर अगो द एज ऑफ देयर फादर वाज 3 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज देन, ठीक है, यहाँ पे इनके साथ वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो इसके साथ ये 3x है और ये क्या है x है, तो फादर और सन की जो एज थी ना वो अभी तो है 3x और x रेशियो में, 3:1 में, 3 साल पहले द एज ऑफ फादर, देखो 3 साल पहले फादर की एज क्या होगी 3x माइनस 3 वाज 3 लेस देन, वो 3 ज्यादा है किससे 4 टाइम ऑफ हिज सन एज। अब देखो 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो 3 साल पहले जो फादर सन की एज होगी वो कितनी होगी x माइनस 3, ये इसके 4 गुने से भी कितना कम है 3 कम है, ठीक है, ये लिखा है, बस जो लैंग्वेज लिखी है ना वही आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पे हो सकता है हिंदी मीडियम वाले थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आए, वैसे आसान ही है, ठीक है, 3x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का तो 12 आएगा और माइनस का 3 यानी माइनस का 15, 3x को इधर ले जाऊंगा तो x और 15 अपना इधर चले जाएगा, 15 माइनस 3 12, x की वैल्यू 12 आ गई। हमसे पूछ रहा है एवरेज बताना है फादर और सन की करंट एज का। देखो अगर मैं एवरेज पूछा है ना करंट एज की बात करूं तो करंट एज का सम कितना होगा 3x और x, 4x, x की वैल्यू 12 है यानी 48 ईयर तो सम है, लेकिन हमें बताना है एवरेज, तो एवरेज क्या हो जाएगा 2 लोग हैं तो 2 का भाग दे दो, 48/2 कितना आ जाएगा 24 है अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला है कि केशव और माधव है मिलकर एक परियोजना को 35 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, केशव और माधव दोनों मिलकर 35 डेज में किसी काम को खत्म कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को, लेकिन जब केशव को अकेले काम करता है तो 84 दिन में खत्म कर सकता है, केशव अकेला 84 डेज में। देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, 35 को में 7 गुणा 5 है, 84 में 7 गुणा 12 है, यानी इनके एलसीएम में 7 तो आएगा इनटू, यहाँ पे 7 जब आ गया तो 12 और 5 बचा, और 12 और 5 का एलसीएम होता है 60, 6 7 42 यानी 420 अपना टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख लिया करोगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जिससे आपका थोड़ा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब जब मैं डिवाइड करूंगा 35 से इसको, तो पहले 7 से करूंगा 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करना है 60 को तो 12, यहाँ पे 7 से जाएगा 12 टाइम और 12 5 60। देखो केशव और माधव की इफिशिएंसी दोनों की सम 12 है, केशव की अकेले की 5 है, तो माधव की कितनी हो जाएगी 12 माइनस 5, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो 7, तो माधव की जो इफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी 7। अब देखते हैं आगे सवाल में हमसे क्या बोला गया है।
बोले किंतु स्थान की अनुपलब्धता होने के कारण, यानी जो जो प्लेस है ना वहाँ पे जगह की नॉन अवेलेबिलिटी है, उसके कारण वे बारी बारी से काम करते हैं अल्टरनेट डेज पर। केशव ने पहले दिन काम करने का निर्णय लिया, यानी डे 1 में या फर्स्ट डे में कौन काम कर रहा है? केशव। कैसे लिख रहा हूँ? और देखो केशव एक दिन में करता है 5 काम। देन इसके बाद क्या बोल रहा है? और माधव ने दूसरे और तीसरे दिन कार्य किया। देखो माधव ने कितने दूसरे और तीसरे दिन काम किया, मतलब जो डे 2 और डे 3 दोनों दिन सिर्फ माधव ही काम करेगा। कौन करेगा? माधव। माधव एक दिन में 7 काम करता है, 2 दिन में 14 काम कर देगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3 डेज में टोटल 14 और 5 19 काम हो गया, ठीक है। और इसी क्रम में ये जो काम है जारी रहता है। तो पूछ रहे कि टोटल कितना टाइम लगेगा। तो देखो 3 दिन में अपने पास 19 काम हो गया और काम करना है हमें 420। इसके आसपास जाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करो इसको? मैं 22 66 22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइड 22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 66 डेज में कितना काम हो जाएगा? 19 से मल्टीप्लाई कर लो, 19 दूनी 38, 3 80, 19 दूनी 38 और 3 31, 318 काम हो गया, ठीक है। और अब वापस कौन करेगा? केशव। देखो यार इस सवाल में भी कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो लोचा है, क्योंकि 66 दिन में 318 काम हो चुका है ना। और अब काम हमें सिर्फ 2 काम बचा है, क्योंकि टोटल एक सेकेंड 318 का कि 418 आएगा? 22 नंबर 198 19 असल 22 66 और नहीं 22 एकम 22 और 19 कितने होते हैं? 41 418 होगा, सॉरी ये 418 काम हो रहा है अपना 66 दिन में। अब 2 काम करवाना है, अब काम करेगा केशव, तो इसको टाइम लगना चाहिए 66 सही। एक दिन में 5 काम करता है ना। 1 डे में कितना कर रहा है? 5 काम। तो हमें तो सिर्फ 2 काम करवाना है, तो ये कितना आ जाएगा? 2/5 दिन और लगेगा, यानी 66 सही 2/5 दिन में होना चाहिए टोटल 420 काम। जबकि यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो या तो इसके सारे ऑप्शन गलत हैं यार। ये तो ना इतने मतलब गलत क्वेश्चन आते हैं ना बार बार, तो थोड़ा मूड जरूर खराब होता है, ठीक है। तो इसके सारे ऑप्शन रॉन्ग होने चाहिए, और जरूर हो सकता है कि गलत ही दिया हो, क्योंकि काफ़ी शिफ्टों में हमने इससे पहले वाली शिफ्टों में देखा बहुत ज़्यादा सवाल गलत है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 21, ठीक है। यहाँ पे एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला कि चापलिन है, कोई डिस्टेंस को 1 घंटे 24 मिनट में चलता है। अगर वो 2/3 डिस्टेंस 4 से चलता है और बैलेंस डिस्टेंस, ये बैलेंस नहीं यहाँ पे रिमेनिंग होना चाहिए था, ठीक है। एसएससी वालों की थोड़ी इंग्लिश भी कमजोर है। रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 5 से चलता है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो ये वाला जो डाटा है ना, इसकी तो फिर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। 2/3 की बात कर रहा है, मैं मान रहा हूँ कि टोटल जो डिस्टेंस है ना वो क्या है? 3 यूनिट है। टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली 3 यूनिट, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 3 है, टोटल टाइम कितना लगेगा? बोल रहे 2/3, टोटल 3 थी, 3 का 2/3 मतलब 2 डिस्टेंस किससे चला है? 4 से प्लस, और रिमेनिंग डिस्टेंस चला है 5 से। टोटल 3 डिस्टेंस मानी तो 1 चला है 5 से। इस 2/4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ऊपर तो 3 आएगा, यहाँ पे 5 और 2 10 है, इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो 5 2 से ये 5 टाइम जाएगा, प्लस 5 से ये 2 टाइम जाएगा, तो 10 तो ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 30/7। 7 चौके 28, फिर बचेंगे 2, 4 2/7 आएगा ऑप्शन नंबर पहला। ये टाइम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है यहाँ पे हमने, ठीक है, अभी उसकी जरूरत ही नहीं हमें। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 22 है, ये भी आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे हमसे बोला है कि 2 पोस्टमैन हैं जो 50 पार्सल डिलीवर करते हैं 20 मिनट में। 20 मिनट में कितने पार्सल डिलीवर करते हैं? 50 पार्सल, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि अगर 1500 पार्सल हो जो हमें डिलीवर करने हैं, तो कितने लोगों को काम पे लगाया जाना चाहिए जिससे कि 2 घंटे में डिलीवर हो जाए। देखो अगर मान लो यही डिलीवर करते तो 20 मिनट में ये 50 करते हैं, 2 घंटे का मतलब होता है 120, यानी इसका 6 गुना। 120 मिनट में ये कितने पार्सल डिलीवर कर देते हैं? इसका 6 गुना हो जाएगा। इधर भी 6 इधर भी 6, 300 पार्सल, ठीक है। 300 पार्सल डिलीवर कर देते ये। यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? सिर्फ 2 मैन काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 300 पार्सल हमने डिलीवर करे, जबकि करने हमें 300 नहीं है 1500 है, यानी इसका कितना गुना? 5 गुना। 5 गुना पार्सल डिलीवर करने हैं तो आदमी भी 5 गुना ही लगेंगे, यानी 10 मैन लगेंगे टोटल, ठीक है। अब सवाल में अगर आपने 10 कर दिया तो आप फिर वहां पे गड़बड़ कर दोगे। 10 इसका आंसर नहीं है, ये 10 तो कब है? जब 2 मैन तो इसमें पहले वाले ही है, तो हमसे एक्स्ट्रा पूछा है कि एक्स्ट्रा कितने लोगों को लगाए, तो 10 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, 8 एक्स्ट्रा मैनों को और लगाना पड़ेगा, जिससे 2 घंटे में वो
1500 पार्सल बांट सकते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या पूछा है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन 23 है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोलेगा कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा है जो कि जूस से भरा हुआ है। इसमें जो भी रस है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक सिलेंड्रिकल वेसल में यानी बेलनाकार बर्तन में। देखो एक कटोरा है अपना, बाउल किस तरीके से होता है, ठीक है। वैसे ड्राइंग मेरी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अरे यार एक बाउल नहीं बन रहा, बताओ, कभी ड्राइंग ही नहीं बनाई जिंदगी में मैंने, ठीक है। ऐसे मान लो, वैसे ये भी बहुत बकवास लग रहा है, कुछ नहीं बनाते हैं, छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं है डायग्राम बनाना। डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। तो इनके वॉल्यूम्स की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड होगा जब भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करने की बात हो गई एक तरीके से। ये आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, हुज रेडियस, किसकी रेडियस, सिलेंडर के रेडियस 25% ज्यादा है इसकी हाइट से। देखो सिलेंडर की रेडियस 25% होता है अपने पास 1/4, यानी इसकी जो रेडियस है वो 25% ज्यादा है हाइट से। इसकी हाइट मैंने मान ली सपोज 4x है, तो इसकी हाइट 1, क्योंकि 4 पे 1 ज्यादा तो रेडियस 5x हो जाएगी। यदि कटोरे और बेलन दोनों के व्यास समान है, यानी बाउल और अपने पास जो सिलेंडर है उनके व्यास समान है, अगर व्यास समान है तो रेडियस भी क्या होंगी, सेम ही होंगी, ठीक है। मतलब इसकी रेडियस है, ये भी क्या है, सेम ही होगी, यानी इसकी रेडियस 5x थी तो इसकी भी 5x हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि जो बेलन है और कटोरा है उसके वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25, इसके साथ वेरिएबल भी लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है, 4x। हालांकि वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा बाद में, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और देखो जो बाउल होता है ना, हेमिस्फेयर होता है, टोटल अपना होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का कितना होता है, नहीं सॉरी, 4/3 पाई आर क्यूब तो अपना कौन किसका होता है, स्फेयर का। ये आ जाएगा अपना 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3, 3 अपना ऊपर चले जाएगा, 3 मैंने यहाँ भेज दिया, 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। इसका आर था 5x, 5x का क्यूब करूंगा तो 125x क्यूब, ठीक है। वो मैं सिलेंडर और कॉन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एक्चुअली सिलेंडर और कॉन में नहीं है, वो एरिया, टोटल सर्फेस एरिया और वॉल्यूम में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई, और ये एक्स क्यूब तो कट ही जाएगा, 25 से इसको काटेंगे 5 टाइम, ठीक है, 2 से ये 2 टाइम कट गया। ऊपर बचा है 3 दूनी 6 और नीचे कितना बचा है, सिर्फ 5, तो 6:5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ना, इसको बहुत इत्मीनान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। बोल रहा है कि एक इलेक्शन है जिसमें 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 95% वोटर ने अपना वोट डाला। मैंने मान लिया कि टोटल 100 वोट थे, ठीक है, 5 ने डाले ही नहीं, सिर्फ 95 ने डाले। इसमें से क्या हो रहा है, एक उम्मीदवार को 25% मिले, यानी इस 95 में मैं मान रहा हूँ कि जो सबके नाम है ना ABCD है, तो ए को मैंने मान लिया कि 25% मिले, बाकी 3 BCD, इनको तीनों को मिला के 75% मिले होंगे। ये मैंने तीनों को एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि आगे बोला है जबकि 3 ने, जो अन्य 3 है उनका जो रेशियो है वो 6-7-2 के अनुपात में है, 6-7-2, 7 और 2 9 से 15, ये 15 रेशियो है। ये 15 रेशियो की वैल्यू 75% है अपने पास, तो मैं कह सकता हूँ 1 रेशियो की 5% है, क्योंकि 15-5-75 होते हैं, तो यहाँ पे इनका परसेंटेज ही निकल के आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, 5×6 की 30, इसको 5 से करना है 35% और इसको 5 से करना है 10%। आगे बोल रहा है जो थर्ड स्थान पे आया और फोर्थ पे आया है उनके वोट में डिफरेंस है 69,198। देखो थर्ड स्थान पे आया है उसको 10% वोट मिले हैं, जो फोर्थ स्थान पे, नहीं सॉरी, फोर्थ पे आया है उसको 10 मिले हैं, और जो थर्ड पे आया है उसको 25 मिले हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, यानी 25 - 10 15%। इस 15% की वैल्यू सवाल में बोला है 69198। हमसे पूछ रहा है कि विजय प्रत्याशी को कितना वोट मिले हैं। देखो यहाँ पे ना आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कुछ लोगों के मन में, ठीक है, क्या कि ये जो, अगर हमें देखो, अगर आप क्या सवाल उठना चाहिए कि ये जो 15% है ना, ये 95 का है, लेकिन इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टोटल वोट से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, हमें टोटल वोट चाहिए ही नहीं। तो अब जो टोटल वोट नहीं चाहिए तो जो इनवैलिड तो हमने हटा दिए, वैलिड वोट है। अब ये वैलिड वोट भी तो अपने आप में 100% होते हैं ना, तो यहाँ पे क्योंकि जो सवाल में लास्ट में पूछा है वो यही पूछा है कि जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो इनवैलिड का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये 95 का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। 15% की वैल्यू ये है, हमें पूछना है कि जीतने वाले को कितने मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं 35 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 35 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 15 से तो डिवाइड कर दो, ठीक है, और 35 से कर दो मल्टीप्लाई। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से जाएगा 3 टाइम, 5 से जाएगा 7 टाइम, 3 से कट जाना चाहिए, ये 3 दूनी 6, 3 3 9, भाग नहीं जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 42,
2 यूनिट डिजिट तो एक में ही आ रहा है, लेकिन ऐसे सवालों में ना हो सकता है कि आप, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो, तो एग्जैक्ट करके बता देता हूँ। 7 6 के 42, 2 असील, 7 6 के 42 और 2 46, आगे 0 है तो ये 4 भी आ जाएगा। फिर 7 3 21 और 2 असील, 7 दूनी 14 और 2 16, ये कितना आ जाएगा 161462, 161462 ही था ना। देखो ये शिफ्ट का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25। आसान सा क्वेश्चन है अपना रेशियो का, इसको आपको करना है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। शिफ्ट और शिफ्ट और मिलेंगे। बाय वॉचिंग, हैव ए गुड डे।